हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्रैक्ट ऑनलाइन क्लासेस हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कार्तीय गुणा और क्रमित युग्मों की। हमने डिटेल से इन दोनों बिंदुओं पर अच्छे से बात की थी और साथ में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं संबंध की। हम संबंध की परिभाषा से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज 2.2 के या इसके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको भी आज सोल्व करेंगे। और संबंध की परिभाषा को स्टार्ट करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी एक और बिंदु की, और वो है कि कार्तीय गुणा जो हमने कल किया था कि हमने दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणा किया था उसको हम एक तीर आरेख की सहायता से भी दर्शा सकते हैं, जिसको कि दृष्टि चित्रण बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस तीर आरेख की बात कर लेते हैं कि वो है क्या। कि हमारे पास आज का जो पहला टॉपिक है वो है दृष्टि चित्रण। मतलब दृष्टि चित्रण का मतलब ये है कि अपने डायग्राम बनाकर क्रमित युग्म को या फिर कार्तीय गुणा के क्रमित युग्म जो हमने प्राप्त किए थे कार्तीय गुणा करके, कि उस क्रमित युग्म को हम डायग्राम के थ्रू किस तरीके से दर्शा सकते हैं। कि ये जो डायग्राम आएगा इसका भी, ये डायग्राम जो है वो तीर आरेख के नाम से जाना जाता है। और इसको समझना बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, इसको समझने के लिए अपने कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 1,2। ठीक है, मैंने ए को एक समुच्चय लिया और उस समुच्चय के अंदर मैंने कोई दो अवयव ले लिए 1,2। और इसी तरीके से एक समुच्चय और हमने लिया बी और इसमें मैंने कोई अवयव लिया सिर्फ ए। ठीक है, एकल समुच्चय हमने बना लिया, सिर्फ एक अवयव लिया। कैसा भी हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, अगर अपने ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करें, ठीक है, कि अगर मैं ए और बी का कार्तीय गुणा ज्ञात करूं तो वो कार्तीय गुणा किस प्रकार से आएगा कि जैसे पहले ए लिखा हुआ है, वही बात पहले वाली कि अगर यहाँ पर स्टार्टिंग ए से हो रही है तो अपने ए के अवयवों को इससे शुरुआत करेंगे। कि यहाँ से हमने अवयव ले लिया एक, इस एक को लिखेंगे इस ए के साथ, तो 1, ए। और अब उसके बाद में अवयव लिया 2, तो 2, ए। ठीक है, ये हमने कल काम किया था कि ये तो हुआ ए और बी का कार्तीय गुणा। ठीक है, अब अपने को इसी गुणा को, ये जो हमने ए और बी का गुणा किया जिसमें दो क्रमित युग्म आ गए, ठीक है, दो क्रमित युग्म आ गए। अब इस क्रमित युग्म को हम एक तीर आरेख के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अब किस तरीके से दर्शाएंगे तो वो देखिए, जैसे ए क्रॉस बी को दर्शाना है तो अपने क्या करेंगे, दो इस तरीके से हम आकृतियाँ बना लेंगे जिसमें एक को नाम दे देंगे ए और एक नाम दे देंगे बी। की एक आकृति बन जाएगी, एक तरफ ए लिख देंगे और एक तरफ बी लिख देंगे। कि ए पहले लिखा हुआ है इस गुणा में तो पहले ए बना देंगे और बाद में बी बना देंगे। और अब अपने यहाँ पर जितने भी अवयव दे रखे हैं इन अवयवों को लिखना है कि ए में 1 और 2 ये दो अवयव और बी के अंदर एक ही अवयव है ए। अब यहाँ देख लीजिए कि 1, ए लिखा हुआ है तो 1 और ए को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर एक तीर का निशान आ जाएगा, एरो लग जाएगी। और इसी तरीके से जैसे 2, ए दे रखा है तो 2 को भी ए से मिला देंगे। तो ये ए क्रॉस बी के लिए एक तीर आरेख है। ठीक है, जिसको अपने दृष्टि चित्रण भी बोल सकते हैं। और वो किस तरीके से जाना जाएगा, वो तीर आरेख के रूप में जाना जाएगा। वो इस प्रकार से बनेगा। मान लो कि अपने को बी क्रॉस ए बनाना हो, इसी क्वेश्चन के लिए बी क्रॉस ए, इसके लिए तीर आरेख बनाना तो अपने पहले बी और ए का कार्तीय गुणा कर लेंगे। तो बी और ए का कार्तीय गुणा देखो क्या आएगा। अगर अपने को b का a के साथ कार्तीय गुणा करना है तो b के अवयव से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले b है और फिर a वाले अवयव आ जाएंगे। मतलब a, 1 और उसके बाद में a, 2। और अब अगर अपने यहाँ पर तीर आरेख बनाना चाहें तो किस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर आ जाएगा b और यहाँ पर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा a और इधर 1 और इधर 2। तो a, 1 तो 1, और फिर 1, 2 तो 1, 2। तो इस तरीके से अपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए तीर आरेख बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस तीर आरेख के अंदर अपने को एक चीज़ समझनी है। ठीक है, एक नया शब्द यहाँ पर अपने यहाँ पर जोड़ेंगे। वो शब्द देखिए कौन सा है। कि जैसे इसकी अगर अपने बात करें कि यहाँ पर अपनों ने लिखा कि 1 को हमने ए से मिला दिया इसके अकॉर्डिंग और 2 को ए से मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो मिलाने का काम है इसको अपने बोलेंगे प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, यहाँ से एक नई चीज़ अपने को समझनी है, प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब।
मतलब अपने क्या बोलेंगे कि जैसे हमने 1, A, यहाँ पर जैसे ये 1, A है ना, और डायग्राम के अंदर भी जैसे 1 को मिलाया A के साथ, तो इसको बोलेंगे कि जो 1 और A के बीच में एक यहाँ पर संबंध। अब यहाँ से संबंध शब्द स्टार्ट हो जाएगा। अभी संबंध की परिभाषा की नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी इनको जोड़ना किस प्रकार से है, तो वो संबंध के रूप में जोड़ना है और प्रतिबिंब के साथ में। मतलब किस प्रकार से लिखेंगे कि हमने 1, A का यहाँ पर तीर आरेख बनाया, तो अपने ये बोलेंगे कि एक संबंधित हुआ A से, एक संबंधित है A से, ठीक है। प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग अपने देखो कैसे लिखेंगे कि जो एक है, ठीक है, एक जो है वो संबंधित है, एक संबंधित है A से, ठीक है। एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि एक संबंधित हुआ A से, और दूसरी बात इसमें अपने को ये ध्यान रखनी है कि A, ठीक है, A सामने जो दिया हुआ है, सामने A प्रतिबिंब, ठीक है, A प्रतिबिंब है एक का, A जो है वो प्रतिबिंब है किसका, एक का। कि सामने जो अवयव होगा जिसको तीर आरेख से मिलाया हुआ है वो प्रतिबिंब का काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की ये सामने इमेज के रूप में बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जैसे 2 संबंधित है A से, ठीक है, यहाँ अपने 2 के लिए भी लिख सकते हैं कि 2 संबंधित है A से, ठीक है, 2A से संबंधित है। या यूं कह सकते हैं कि A 2 का भी प्रतिबिंब है, कि A प्रतिबिंब है 2 का, A प्रतिबिंब है 2 का, ठीक है, अवयव 2 का। तो इस तरीके से अपने संबंधित होना और प्रतिबिंब होना, ठीक है, इन दोनों को अपने समझ सकते हैं। और यहाँ से अब अपने संबंध की परिभाषा को भी लिखेंगे कि यहाँ तक तो इतना ही था कि ये तीर आरेख हमने समझाना था, तीर आरेख अपने बना लिया, ठीक है। तीर आरेख के अंदर अपने को ये 2 चीज़ें नई सीखने को मिली कि संबंधित होना कैसे दर्शाना है या प्रतिबिंब को कैसे दर्शाना है, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पर भी अपने क्लियर कर ही लेते हैं, वो वैसे आगे आ जाएगी बट यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इशू नहीं है। देखिए, एक चीज़ अपने को और ध्यान में रखनी है कि जैसे अपनों ने इस लाइन को लिखा, ये वाली लाइन, कि A प्रतिबिंब है 1 का, ठीक है, हमने लिखा कि A प्रतिबिंब है 1 का। इस लाइन को लिखने का एक तरीका और है, इस लाइन को लिखने का एक तरीका और है। देखो, अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि इधर वाला जो अवयव है, ठीक है, इधर वाला जो अवयव है वो प्रतिबिंब है इस तरफ के अवयव का, ठीक है, कि ये जो अवयव है वो इधर वाले अवयवों के लिए प्रतिबिंब बन जाएगा। कि जैसे A प्रतिबिंब है 1 का, ठीक है, A से स्टार्ट किया तो प्रतिबिंब के रूप में लिखेंगे। इसी लाइन के अंदर अगर अपने ऐसे लिखें कि 1, यहाँ लिख देते हैं 1, ठीक है, अब लिखूंगा पूर्व प्रतिबिंब, A पूर्व प्रतिबिंब है A का, ठीक है। अब इस चीज़ को समझें हम ध्यान से कि यहाँ तो लिखा कि अगर मैं A से स्टार्ट करूँगा कि A 1 के लिए क्या है, तो A इस 1 के लिए प्रतिबिंब है, ठीक है, A प्रतिबिंब है 1 के लिए। लेकिन अगर अपने इसी को उल्टा कर दें कि 1 से स्टार्ट करें कि 1 को इधर ले आएँ और A को उधर ले जाएं, तो 1 को जब इधर लेकर आएंगे और A जब उधर चला जाएगा तब ये पूर्व प्रतिबिंब का काम करेगा। कि 1 क्या चीज़ है, तो 1 पूर्व प्रतिबिंब है A का। तो यहाँ से देखिए, संबंधित है, प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है, इन बातों को आपने अच्छे से समझना है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 और A के लिए अगर अपने को लिखना हो, 2 और A के लिए, तो अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे कि 2, ठीक है, 2 पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है, 2 पूर्व प्रतिबिंब है किसका, A का, कि 2 पूर्व प्रतिबिंब है A का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे अपने को काम में लेनी है, ठीक है। ये सब बातें अपने यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब अपने इसके बाद में ये सब तो ठीक है, क्लियर है, आगे वैसे ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है, तो वहाँ कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं इसके बारे में। अभी अपने को सबसे पहले तो इस संबंध की परिभाषा लिखनी है, तो शुरुआत अपने इसकी परिभाषा के साथ करेंगे कि संबंध की परिभाषा है क्या। ये तो हुआ तीर आरेख को प्रदर्शित करना, और उसके बाद में हमने प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब और संबंधित है, इन शब्दों को समझा। तो अभी संबंध की परिभाषा देखो अपने किस प्रकार से लिखेंगे कि संबंध वास्तव में है क्या। तो मैंने अपने को लास्ट वीडियो के अंदर उन्होंने बात की थी कि संबंध जो है, संबंध एक विशेष प्रकार का समुच्चय है। हमने बात की थी संबंध और ये जो फलन की, कि ये विशेष प्रकार के समुच्चय हैं, विशेष प्रकार के समुच्चय।
तो विशेष प्रकार के समुच्चय किस प्रकार से, फिर उसके अंदर मैंने आपको कार्तीय गुणा समझाया था। तो अभी अपने इसकी जो परिभाषा है, ठीक है, उस परिभाषा को किस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, अभी जो तीर आरेख बनाया था, ठीक है, उस तीर आरेख में हमने क्या लिखा था कि इस तरफ के अवयव संबंधित हुए सामने वाले अवयव से। अगर मैं डायग्राम की वापस बात करूं कि 1 2 और इधर ए, तो 1 संबंधित था ए से, 2 संबंधित था ए से, ठीक है। हमने बात की थी ना ये कि इस तरफ का जो समुच्चय है, ठीक है, ये समुच्चय ए और ये वाला समुच्चय बी। तो हमने क्या किया, इस समुच्चय के अवयवों को संबंधित करवा दिया दूसरे वाले समुच्चय के साथ, मतलब बी के साथ, कि ए समुच्चय में जो अवयव थे उनको संबंधित करवाया बी के साथ। उनको किस तरीके से संबंधित करवाया, बी के साथ संबंधित करवाया। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता भी दिया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि समुच्चय का समुच्चय के साथ कोई ना कोई यहाँ पर संबंध के रूप में बात की जाएगी कि अगर अपने इन अवयवों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो अवयव हैं ये अवयव इस समुच्चय के हैं और ये वाला जो अवयव वो इस समुच्चय का है, तो इन अवयवों को संबंधित करवा रहे हैं सामने वाले के साथ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस समुच्चय को अपने संबंधित करवा रहे हैं बी के साथ, कि इस समुच्चय को, जो इस तरफ का समुच्चय है, उसको हमने संबंधित करवाया किसके साथ, बी के साथ संबंधित करवाया। तो संबंध की परिभाषा की शुरुआत ही अपने इस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपने इसकी परिभाषा लिखेंगे कि संबंध की परिभाषा है क्या। तो इसमें लिखेंगे कि माना ए तथा बी, ठीक है, माना ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त का मतलब ये हुआ कि उनमें कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, वो खाली नहीं होने चाहिए, रिक्त नहीं होने चाहिए। माना ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए से, ठीक है, ध्यान देना, समुच्चय ए से, ठीक है, ए से, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, ध्यान देना, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, ठीक है। इस लाइन को अंडरलाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ यहीं पर है सारी। माना ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय है, कोई डाउट नहीं इसमें, तो तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित, ठीक है, परिभाषित संबंध। अब देखो, अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं संबंध की, कि अब ये जो संबंध है ये है क्या, ठीक है। अपने को संबंध की परिभाषा लिखनी है कि ए से बी में परिभाषित संबंध, ठीक है। अपने को क्या लिखना है, संबंध की परिभाषा। तो अब संबंध जो बनेगा वो ए से बी में जो संबंध परिभाषित होगा, कि यहाँ पर जो संबंध परिभाषित करने हैं वो ए का बी के साथ करने हैं, ठीक है। तो परिभाषा के अंदर भी इसी प्रकार से लिखेंगे कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए तथा बी, ठीक है, ए तथा बी के कार्तीय गुणा, ठीक है, ए तथा बी के कार्तीय गुणा, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, ए तथा बी के कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणा ये होगा ए क्रॉस बी, ठीक है। माना ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए तथा बी के कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, का उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय होता है। तो ये है परिभाषा संबंध की, कि संबंध है क्या चीज़, ठीक है। इसको आप नोट करें और इसको समझें अच्छे से कि ये है क्या। कि माना ए तथा बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं, जैसे वो अरिक्त बना रखे हैं, खाली नहीं हैं, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध ए तथा बी के कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। मतलब ए और बी का जो कार्तीय गुणा होगा उन्हीं में से, ठीक है, उन्हीं में से कुछ अवयवों को लेकर संबंध बनेगा। उप समुच्चय का मतलब जानते हैं अपने किसी भी समुच्चय का कोई एक समुच्चय, अगर उसका उप समुच्चय बनाना है तो उसमें से कोई छोटा समुच्चय निकालना होता है बाहर। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि संबंध जो है, वास्तव में संबंध जो है वो ए क्रॉस बी का जो मान आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो मान आएगा उस मान में से ही कुछ मान अपने को बाहर निकाल के फिर अपने को संबंध बनाना है। और ये सब बातें किसी नियम पर काम में आएंगे, कि नियम पर काम करेंगे ये सब बातें। तो पहले अपने ये परिभाषा को नोट करेंगे और उसके बाद में अपने इसको समझने के लिए, इसके बाद में एक चीज़ और अपने यहाँ लिख लेंगे पहले,
या लिख लेना आप कि संबंध को सामान्यतः, ठीक है, संबंध को सामान्यतः R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संबंध को सामान्यतः R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है कि R रिलेशन, ठीक है, रिलेशन से R ले लिया तो ये संबंध को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। अभी अपने इसके ऊपर कुछ एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि A क्रॉस B के उपसमुच्चय का यहाँ पर मतलब क्या है। कि हमने परिभाषा तो चलो ठीक है लिख ली, इसको याद भी कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर कि याद अपने को इतना ही रखना है कि A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि जैसे मैंने ये अंडरलाइन करवाया कि जैसे A से B में, कि अगर अपने A से B में संबंध बनाना चाहते हैं, A से B में, तो ध्यान देना हमेशा यहाँ पर A क्रॉस B आएगा। क्या आएगा? A क्रॉस B। कोई आपसे ये पूछे कि B से A में संबंध क्या होगा, B से A में संबंध, B से A में संबंध, ठीक है। अगर अपने को कोई ये पूछ ले कि B से A में संबंध, ये तो था A से B में, A से B में, तो A से B में अगर संबंध है तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय। अगर अपने को ये बोले कि B से A में, B से A में जो संबंध है वो क्या होगा, तो अपने लिखेंगे कि B से A में जो संबंध है ये B क्रॉस A का उपसमुच्चय होगा, B क्रॉस A का उपसमुच्चय। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो पहले आ गया वो पहले ही लिखना है, जो बाद में आ गया उसको बाद में लिखना है। अगर अपने को ये बोले कि A से A में एक संबंध, ठीक है, A से A में एक संबंध, तो A से A में एक संबंध क्या होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आएगा A क्रॉस A का उपसमुच्चय, A क्रॉस A का उपसमुच्चय। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किस समुच्चय से किस समुच्चय में, ठीक है, किस समुच्चय से किस समुच्चय के अंदर संबंध अपने को वो पूछ रहा है। तो जिस समुच्चय से पूछ रहा है वो पहले आ जाएगा, जिस समुच्चय में पूछ रहा है वो बाद में आ जाएगा। कि जिसके साथ से लगा हुआ है वो पहले आ जाएगा, जिसके साथ में लगा हुआ है वो बाद में आ जाएगा। अगर अपने को कोई बोले कि P से Q में एक संबंध, ठीक है, P से Q में, P से Q में, तो P से Q में जो संबंध होगा वो P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होगा, P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। तो अब अपने संबंध को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से पहले अपने संबंध को समझ लें, ठीक है, और उसके बाद में अपने इसके कुछ और बातें जो इसके बारे में कुछ और परिभाषाएं अगर हैं तो उनकी बात करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से होगा। कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमें कोई समुच्चय A बराबर दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 और B समुच्चय, ठीक है, B समुच्चय दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास है कि 4, 9, ये B समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि जैसे अपनों ने वैसे लिखा ही था यहाँ पर कि संबंध जो है वो उपसमुच्चय है A क्रॉस B का। हमने क्या लिखा कि कोई भी संबंध है, चाहे कैसा भी संबंध हो, ठीक है, ये उपसमुच्चय है कार्तीय गुणा का, उपसमुच्चय है कार्तीय गुणा का। यही बात हुई, A क्रॉस B का मतलब कार्तीय गुणा ही था कि संबंध जो होता है वो उपसमुच्चय होता है कार्तीय गुणा का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संबंध विशेष प्रकार का जो समुच्चय अपनों ने लिखा था कि संबंध विशेष प्रकार का समुच्चय है, तो इसका मतलब इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे, संबंध को मैंने प्रदर्शित किया R द्वारा, ठीक है, संबंध को प्रदर्शित किया R द्वारा, तो इस R के अंदर ये R है तो समुच्चय, ठीक है, R क्या चीज़ है, R समुच्चय है। अब ये जो R समुच्चय है, इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे, यहाँ पर कुछ अवयव आएंगे, तो ध्यान देना वो अवयव जो है ना वो क्रमित युग्म के रूप में आएंगे। क्लियर है, इसमें तो वैसे कोई डाउट है नहीं, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमने संबंध जो है, संबंध अपने बोल किसको रहे हैं, अपने संबंध बोल रहे हैं कार्तीय गुणा से जो उपसमुच्चय बनेगा,
कार्तीय गुणा से जो उपसमुच्चय बनेगा। अब कार्तीय गुणा के अंदर अवयव किस प्रकार के आते हैं, तो क्रमित युग्म के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब संबंध के अंदर भी जो अवयव आएंगे वो क्रमित युग्म के रूप में आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि संबंध के अंदर जो अवयव आएंगे, ठीक है, ये जो अवयव होंगे, ठीक है, ये जितने भी अवयव हैं ये सारे के सारे अवयव क्रमित युग्म के रूप में हैं, ठीक है, क्रमित युग्म के रूप में। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर कोई दो समुच्चय ले लिए ए और बी, ठीक है। ए समुच्चय में मैंने 3 अवयव ले लिए, 1, 2, 3, और बी समुच्चय के अंदर मैंने अवयव ले लिए 4, 9, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये बोला कि समुच्चय, ठीक है, ये प्रश्न के अंदर सारा कुछ अभी कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध आर, ठीक है, ए से बी में एक संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है। तो ये परिभाषित करके बता रहा है अभी, ठीक है। ये सारा प्रश्न अभी तक, ठीक है, सारा का सारा प्रश्न के अकॉर्डिंग है ये कि आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, फिर इसने बोला कि ए से बी में एक संबंध है आर जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित है। अब आर देखो क्या दिया हुआ है, तो इसने बोला कि आर जो है वो किस तरीके से परिभाषित है। तो इसने बोला कि आर के अंदर कोई एक क्रमित युग्म आया x, y, ठीक है। आर के अंदर क्या आया, एक क्रमित युग्म x, y, जहाँ, ठीक है, जहाँ, अच्छा मैंने x, y लिखा है तो इसका मतलब मैं x को संबंधित करवाऊंगा y के साथ, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ कि मैं x को y के साथ संबंधित करवाना चाहता हूँ। तो देखो x जब y से संबंधित होगा, ठीक है, x जब y से संबंधित होगा तो वो किसी नियम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग। तो वो नियम यहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा प्रश्न के अंदर, हर एक प्रश्न के अंदर आपको कोई ना कोई नियम जरूर मिल जाएगा कि आपको x को y के साथ किस तरीके से संबंधित करवाना है। तो इसने लिखा कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है आर, वो निम्न प्रकार से परिभाषित है, आर बराबर x, y क्रमित युग्म के अंदर जहाँ, ठीक है, जहाँ y, ठीक है, y x का वर्ग है तथा x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में, और ये कर दिया ब्रैकेट बंद, ठीक है, इस तरीके से। तो संबंध R को तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा इसे रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखो, ठीक है। ये प्रश्न है, आराम से इसको बड़े ही ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है कि आपको दो समुच्चय मिलेंगे आपको ए और बी। ए और बी समुच्चय देने के बाद इसने बोला कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में, ठीक है, ए इधर बी इस तरफ, कि ए से बी में, ठीक है, ए से बी में अपने को बनाना है कोई एक संबंध, वो संबंध निम्न प्रकार से परिभाषित है। इस निम्न प्रकार से, इस नियम के अनुसार परिभाषित है। वो नियम देख लीजिए क्या है कि संबंध के अंदर अगर कोई अवयव आता है, ठीक है, संबंध के अंदर अगर कोई अवयव आता है तो पहली बात वो क्रमित युग्म के रूप में आएगा, ठीक है, आ गया क्रमित युग्म के रूप में कि x, y का ये क्रमित युग्म है। अब ये x, y जो है वो किस तरीके से आएगा, तो जहाँ y जो है वो x का वर्ग है, ठीक है, y x का वर्ग, कि ये हमें एक नियम दिया हुआ है, ये आपको मिलेगा हर प्रश्न में, कोई भी नियम हो सकता है ये। इसने बोला कि y x का वर्ग है और x बिलोंग करता है a में, y बिलोंग करता है b में। अच्छा, ये लास्ट वाली जो बात है ना, ये तो होनी है। अगर आपको लिखा हुआ है कि a से b में, ठीक है, कि a से लगा हुआ है तो ये पहले, में लगा हुआ है तो ये b बाद में आएगा। तो यहाँ पर x जो है मतलब जो पहले वाला अवयव है, ठीक है, कि ये अवयव जो है जो सबसे पहले आया है, y से पहले x आया है, तो पहले वाला अवयव जो है ना वो इस से वाले के साथ बिलोंग करेगा, और बाद वाला जो अवयव है वो इस में वाले के साथ बिलोंग करेगा, कि x बिलोंग करेगा a में और y बिलोंग करेगा b में। तो अपने को क्या करना है, इस संबंध को तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है और साथ में इसका रोस्टर रूप लिखना है, ठीक है। ये तो हुआ क्वेश्चन। अब अपने करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व देखिए किस प्रकार से करेंगे अपने। तो
देखो नियम क्या दिया हुआ है कि वाई एक्स का वर्ग है। अब देखिए x बिलोंग करता है a में, मतलब ये जो मान है, ठीक है, ये वाले जो मान है, ये मान लिए जाएंगे x के लिए, क्योंकि इसने बोला है x बिलोंग्स टू a, ठीक है, ये वाले मान x के लिए। और इसने जैसे बोला y बिलोंग्स टू b, तो ये जो दोनों मान हैं ये y का काम करेंगे। ये दोनों मान किसका काम करेंगे? y का काम करेंगे। अब देखिए नियम कि y x का वर्ग होना चाहिए, y x का क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। अब देखो अगर मैं x का मान लेता हूँ 1, मान लीजिए मैंने x का मान 1 ले लिया, शुरुआत करेंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू a के साथ, ठीक है, आराम से समझेंगे। तभी मैंने ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है, ज़्यादा बड़ा समूचा नहीं लिया। मैंने x का मान 1 ले लिया सबसे पहले, क्योंकि x का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, y का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने x का मान जैसे 1 लिया, अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ तो y जो है, y, इसने बोला y क्या चीज़ है? y x का वर्ग है। तो अगर मैं x का मान 1 लेता हूँ तो y जो है वो 1 का वर्ग बनेगा, मतलब y बराबर क्या आया? 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 1 ही बनेगा, ठीक है। ये लो 1 का स्क्वायर कर दिया, y बराबर क्या आया? 1 आया। अब यहाँ से इस चीज़ को आप क्लियर करिए बड़े आराम से कि जैसे मैंने x का मान 1 लिया, x का मान तो 1 ले ही सकता हूँ ना, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, x का मान तो मैं 1 ले ही सकता हूँ। x का मान 1 लेने से y का मान कितना आया? y का मान आया 1, y का मान कितना आया? 1। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो आपने y का मान निकाला है, क्या ये y का मान आपके समुच्चय के अकॉर्डिंग है क्या? मतलब कि y का मान 4,9 में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे y का मान क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब y बराबर 1 नहीं हो सकता। आप क्या करना, आप यहाँ पे इसके आगे लिख देना कि बिलोंग नहीं करता b में, कि y का मान 1 आ गया, आएगा तो 1 ही, लेकिन वो 1 बिलोंग नहीं करता किसमें? b में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब पहला जो है, ये पहला जो अपनों x और y निकाला, यहाँ से कोई भी बात साबित नहीं होती, किसी भी तरीके का कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि x भी a में होना चाहिए, x a में होना चाहिए और y किस में होना चाहिए? b में होना चाहिए। तो x तो 1 लिया आपने, 1 जो कि a में था, लेकिन y का मान 1 आया जो b में नहीं है, ठीक है। हर एक पॉइंट की बात करनी है आपको। अब मान लो मैंने ले लिया x का मान 2, मैंने x का मान 2 ले लिया, ले सकता हूँ 2, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि x के लिए 3 चॉइस है अपने पास, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, y का मान इन दोनों में से आना चाहिए। तो मैंने x का मान 2 ले लिया, तो अभी क्या होगा? y बराबर आएगा 2 का वर्ग, क्योंकि इसने क्या बोला है? y x का वर्ग है, y x का क्या है? वर्ग है। तो देखो y बराबर 2 का वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो y का मान 4 आ गया। क्या 4 है यहाँ पर? बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिलोंग्स टू b, कि y का मान 4 आया जो कि b में बिलोंग करता है। इसी तरीके से अपने तीसरा एग्जांपल, मान लो मैंने x का मान ले लिया 3, ठीक है, x का एक मान और अभी पड़ा अपने पास शेष 3, तो x का मान मैंने 3 ले लिया। अब इससे y बराबर आएगा 3 का वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9, और ये 9 भी किसके अंदर है? b में है, 9 भी किसके अंदर है? b में है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर x के जितने मान हो सकते थे उतने मान ले लिए, कि x का मान मैं 1 ले सकता था, 2 ले सकता था, 3 ले सकता था। x के मेरे पास 3 मान थे, तीनों मान मैंने ले भी लिए, कि x का मान 1 लिखा, फिर x का मान 2 लिखा, फिर x का मान उन्होंने क्या लिखा? 3 लिखा। अब ये जब x के मान लिखे उसके संगत मैंने y देख लिया कैसा आ रहा है, कि जैसे मैंने x का मान 1 लिया तो y का मान निकाल लिया, फिर मैंने x का मान 2 लिया, फिर y का मान निकाल लिया, फिर x के मान का 3 लेकर x का मान 3 लेकर y का मान निकाल लिया, ठीक है। ये सारे मान आ गए। कुछ मान बिलोंग कर गए, कुछ मान बिलोंग नहीं करे, मतलब यहाँ से जो y निकला ये तो b में बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ से जो y निकला वो b में बिलोंग नहीं करता। तो अपने क्या करेंगे, अब अपने इसी चीज़ को प्रदर्शित करेंगे तीर आरेख में, ठीक है। ये होने के बाद में अपने को इसने बोला तीर आरेख बनाना है। अब इसका तीर आरेख देखो कैसे बनेगा, यहाँ इधर बना लेते हैं अपने, कि तीर आरेख बनाने के लिए अपने को 2 समूचे लेने होते हैं a और b। तो ये a और b 2 समूचे ले लिए, ठीक है। a से है ना, तो a पहले, b में है तो b बाद में, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो a में अवयव है 1, 2, 3 और b के अंदर अवयव है 4, 9, ठीक है। अब देखिए अपने को अब तीर बनाने हैं, मतलब इनको तीर आरेख से प्रदर्शित करना है। अब वो तीर आरेख से प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो देखो x का मान 1, मतलब जब x का मान 1 था तो y का मान 1 आया। अब देखो इधर तो मतलब इस तरफ x के मान और इस तरफ
y के मान। तो x का मान जब 1 था, जब x का मान 1 था तो इसके लिए अपने पास सामने y की तरफ 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 के लिए कोई भी तीर आपको नहीं बनाना, क्योंकि आपको सामने तीर जहाँ ख़त्म करना है वो अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इस 1 को खाली छोड़ देंगे। फिर मैंने x का मान 2 लिया तो y का मान 4 आया, तो 2 को 4 से मिला दिया। फिर x का मान 3 लिया तो y का मान 9 आया, तो 3 को 9 से मिला दिया। इस तरीके से ये तीर आरेख बन जाएगा। ठीक है, पहला जो है पॉइंट उसको अपने किसी से नहीं मिलाना, पहले पॉइंट को अपने किसी से नहीं मिला सकते, क्योंकि पहले पॉइंट के लिए जो आंसर आया था, पहले पॉइंट के लिए जो आंसर आया था वो 1 आया y का मान, और सामने y के अंदर 1 है ही नहीं, तो इसलिए पहले को खाली छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बन गया तीर आरेख। ठीक है, ये क्या बन गया, संबंध r के लिए तीर आरेख बन गया। अब इसने बोला कि इसको रोस्टर रूप में वो लिखना है, तो इसको रोस्टर रूप में देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको अपने को रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं, तो अपने देखो इसका रोस्टर रूप, तो इधर r लिख देंगे। तो रोस्टर रूप में देखो जो तीर आरेख बनाया ना, उसी को रोस्टर रूप में लिखना है कि 2 को संबंधित करवा दिया 4 के साथ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2,4। ठीक है, ये पहला अवयव। और 3 को संबंधित करवाया 9 के साथ, तो 3,9। तो ये बन गया अपने पास इसका रोस्टर रूप। मतलब 2 संबंधित हुआ 4 के साथ, और 3 जो है वो संबंधित है किसके साथ, 9 के साथ। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो समझने के लिए कि 2 संबंधित है 4 से और 3 संबंधित है किससे, 9 से। कि अवयव 2, ठीक है, अवयव 2 संबंधित है अवयव 4 से, और अवयव 3 संबंधित है अवयव 9 से। ठीक है, 2 संबंधित है 4 से और 3 संबंधित हुआ किससे, 9 से संबंधित हो गया। और पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के रूप में भी हम लिख सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जैसे 2 को संबंधित करवाया 4 से, तो इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब 4 है। ठीक है, 2 का प्रतिबिंब 4, मतलब ये बीच में मिरर का काम होगा, तो 2 का संबंध 4 से, 2 प्रतिबिंब हो गया, 2 के लिए प्रतिबिंब होगा 4, और ये 9 किसका प्रतिबिंब है, 9 प्रतिबिंब है इस 3 का। ठीक है, कि 4 जो है 4 ये प्रतिबिंब है, 4 प्रतिबिंब है 2 का, 4 प्रतिबिंब है 2 का, और 9 जो है, ठीक है, 9 प्रतिबिंब है किसका, 9 प्रतिबिंब है 3 का। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी यहाँ पे पूर्व प्रतिबिंब के रूप में, कि इस चीज़ को अपने पूर्व प्रतिबिंब के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब मैं कैसे लिखूँगा कि 2 पूर्व प्रतिबिंब है 4 का, 2 पूर्व प्रतिबिंब है 4 का, और 3 पूर्व प्रतिबिंब है 9 का, 3 पूर्व प्रतिबिंब है किसका, 9 का। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है संबंध को समझने के लिए। अब इसके बाद में अपने कुछ और बातें। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब मैं यहाँ से आपको 3 परिभाषाएं अलग से और बताऊंगा जो कि इसी संबंध से निकल कर आएंगे। ठीक है, कि ये सारा एक बार आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा मैंने किस तरीके से है, तो आपको भी उसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है, लिखने का तरीका आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। देखिए, परिभाषाएं जो है, परिभाषाएं अपने को किस प्रकार से समझनी है, कौन कौन सी परिभाषाएं अब यहाँ पर अपने काम आएंगी। संबंध की परिभाषा तो हो गई, उसका एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि इस परिभाषा को अपने किस तरीके से समझ सकते हैं। अब अपने पास 3 बातें और हैं, वो 3 बातें कौन कौन सी हैं मैं पहले लिख दूँ। देखो, एक तो अपने को यहाँ पर पढ़ना है प्रांत। ठीक है, एक अपने को पढ़ना है इसमें सह प्रांत, और एक अपने को इसके अंदर पढ़ना है प्रतिबिंब। हालांकि प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बता दिया, उस प्रतिबिंब से एक परिभाषा निकल कर आएगी जिसको बोला जाता है परिसर। ठीक है, प्रतिबिंब पढ़ लिया, लेकिन परिभाषा कौन सी पढ़नी है, परिसर, जो कि प्रतिबिंब से संबंधित है। तो ये 3 परिभाषाएं, ठीक है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, इन 3 परिभाषाओं को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो प्रांत, कि प्रांत क्या चीज़ है। ठीक है, प्रांत की परिभाषा। तो देखो, प्रांत होता क्या है कि जब अपने कोई संबंध बना लेते हैं, ठीक है, हमने कोई एक संबंध बना लिया R,
कि ये आर आपको दिखाई दे रहा है, दो अवयवों का संबंध है, ठीक है, दो अवयवों का संबंध है। अब इस आर में क्या होता है कि जो क्रमित युग्म आ जाते हैं, कि संबंध आर में जो क्रमित युग्म आए, संबंध आर में जो क्रमित युग्म आए, उन क्रमित युग्मों में जो पहला घटक होता है, क्रमित युग्मों का पहला घटक, उस पहले घटक से जो एक समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय को प्रांत बोला जाता है। मतलब मैं पहले इसकी परिभाषा लिख दूं, प्रांत की परिभाषा इसमें लिखेंगे कि किसी संबंध, ठीक है, कि कोई भी एक संबंध हो सकता है, किसी संबंध आर में, किसी संबंध आर में आए हुए क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का, ठीक है, प्रथम घटकों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय, जो भी समुच्चय होगा, संबंध आर का प्रांत कहलाता है। संबंध आर का क्या कहलाता है? प्रांत। मतलब मेरे पास दो क्रमित युग्म आए, दो, इन दोनों क्रमित युग्मों का जो पहला घटक होगा, पहला घटक, कि इसका पहला घटक है 2 और इसका पहला घटक है 3, तो जो पहला घटक है वो मेरे लिए प्रांत का काम करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रांत बराबर, ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए प्रांत आएगा 2,3, बस इतना ही, प्रांत आएगा 2,3, ठीक है। ये तो हुआ प्रांत की परिभाषा। एग्जाम्पल मैंने इस संबंध से आपको समझा दिया एग्जाम्पल कैसे लेना है। अब अपने बात कर लेते हैं परिसर की, ठीक है। सहप्रांत वैसे तो अभी बता देंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे संबंधित ही है, तो परिसर को पहले देख लीजिए कि परिसर क्या चीज़ है। तो परिसर की परिभाषा देखिए क्या होगी। तो परिसर के अंदर क्या होता है कि जो द्वितीय घटक होगा, द्वितीय घटक, पहला घटक प्रांत है, पहला घटक प्रांत, और जो दूसरा घटक है उस दूसरे घटक को अपने क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। कि पहला घटक प्रांत, दूसरा घटक परिसर। तो किसी संबंध आर में आए क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों को, द्वितीय घटकों का जो समुच्चय बनेगा वो संबंध आर का परिसर कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि किसी संबंध आर, किसी संबंध आर में आए हुए, ठीक है, आए हुए क्रमित युग्मों का, ठीक है, युग्मों के द्वितीय घटकों से बना समुच्चय संबंध आर का क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो ये हुआ परिसर की परिभाषा। तो मतलब यहाँ पर दूसरा घटक कौन सा वो देख लीजिए। तो पहला घटक तो है 2 और 3, वो प्रांत में आ गया। तो दूसरा घटक है ये 4 और ये 9। मतलब अगर अपने को इसके लिए परिसर लिखना हो, परिसर, इस एग्जाम्पल के लिए परिसर क्या आएगा? तो परिसर आएगा 4,9, इस तरीके से कि आपको समुच्चय बनाने हैं एकल एकल क्या, एक एक अवयव से, ठीक है, एक एक अवयव को शामिल करते हुए, कि ये 4 और ये 9 ले लिया, तो ये 4,9 जो है वो क्या बन गया? परिसर बन गया, परिसर का समुच्चय बन गया, ठीक है। तो प्रांत की परिभाषा हो गई, परिसर की परिभाषा हो गई। अब एक चीज़ देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर परिसर जो प्रतिबिंब से संबंधित है, परिसर जो है वो किससे संबंधित है? प्रतिबिंब से। यहाँ देख लो कि ये 4 और ये 9, ये दोनों के दोनों प्रतिबिंब थे, ठीक है, 2 और 3 के, कि 2 का प्रतिबिंब 4 था, 3 का प्रतिबिंब 9 था। तो ये जो प्रतिबिंब है, ठीक है, ये परिसर के अंदर आ गया। तो परिसर को अपने बोलते हैं प्रतिबिंबों का समुच्चय। परिसर को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंबों का समुच्चय। आप परिसर के लिए लिख लेना एक शॉर्ट में और, कि इसको बोला जाता है प्रतिबिंबों का समुच्चय। किसको बोलेंगे? ये अपने बोलेंगे परिसर को। तो प्रांत हो गया और परिसर हो गया। अब अपनी बात कर लेते हैं इसके बाद में सह प्रांत की, कि ये सह प्रांत क्या चीज़ है। तो देखिए सह प्रांत जो है, ये जो दूसरा जो समुच्चय होता है ना, में वाला दूसरा समुच्चय, इस दूसरे समुच्चय को ही सह प्रांत बोला जाता है, ठीक है। इसने बोला कि समुच्चय ए से बी में एक संबंध अपने को परिभाषित करना था, तो ये जो दूसरा समुच्चय होगा, इस दूसरे समुच्चय को अपने क्या बोलेंगे? सह प्रांत बोलेंगे।
कि जिस समुच्चय में संबंध परिभाषित किया जाता है, ठीक है, कि ए से बी में परिभाषित करना है, बी में कि ए के अवयव बी से किस प्रकार से संबंधित है। तो जिस समुच्चय में संबंध परिभाषित किया जाता है उस समुच्चय को सह प्रांत बोला जाता है। ठीक है, परिभाषा लिख लेना कि जिस समुच्चय में संबंध को परिभाषित किया जाता है उसे सह प्रांत बोला जाता है। ठीक है, जिस समुच्चय में संबंध परिभाषित किया जाएगा उसे सह प्रांत बोलेंगे। तो ये अपने पास 3 परिभाषाएं हैं, प्रांत की, सह प्रांत की और परिसर की। ठीक है, अब अपने इसके ऊपर कुछ 1-2 एग्जाम्पल और इसके सोल्व कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी, सह प्रांत बता दिया, प्रांत परिसर के बारे में बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको हालांकि कोई उसमें इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसे ये आर अपनों ने लिखा, इसमें इस एग्जाम्पल के लिए ये आर लिखा, ये रोस्टर रूप था। ठीक है, ये रोस्टर रूप है, ये तीर आरेख है, और ये जो दिया हुआ था इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप जिसके अंदर अवयव आ गए। ठीक है, कोमा लगा के डायग्राम बना दिया, तीर आरेख, और ये जो नियम दिया हुआ है इसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, सातवां एग्जाम्पल अपने इसका हल करके देखेंगे। इसमें भी अपने को ए और बी दे रखा है और बी इस बार नहीं दे रखा। यहाँ से भी एक चीज़ नहीं अपने को समझनी है, तो वो देखिए किस तरीके से है। आपको हर एक एग्जाम्पल, ठीक है, उसको बड़े ही ध्यान से करना है, 1-2 बार उसको लिखना, क्योंकि लिखने का तरीका इसके अंदर आपको आना चाहिए। तो देखिए 7वां एग्जाम्पल पहले तो अपने एग्जाम्पल नंबर 7, ए बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सिर्फ एक ही समुच्चय दिया हुआ है ए, और एक अपने को आर दे रखा है कि रोस्टर रूप के अंदर, समुच्चय निर्माण रूप में कि x, y पहले क्रमित युग्म आएगा, जहाँ y बराबर x + 1 द्वारा, ठीक है, x + 1 द्वारा परिभाषित है। a से a में एक संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, r संबंध r, ठीक है, लिख लेते हैं संबंध r a से a में परिभाषित है। ठीक है, संबंध r a से a में परिभाषित है। तो अपने को भी इसके अंदर क्या करना है, एक तो तीर आरेख बनाना है, एक रोस्टर रूप लिखना है, और साथ में अपने को इसमें क्या लिखना है, प्रांत और इसके सह प्रांत और परिसर के बारे में अपने को बताना है। तो अपने को x और y के मान यहाँ पर जो देखने हैं, कहाँ से लेने हैं, किस प्रकार से अपने को समीकरण को हल करना है, क्योंकि यहाँ पर अपने को एक समीकरण भी दे रखी है, और वो समीकरण कौन सी है, y बराबर x + 1। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। पहले तो एक चीज़ यहाँ पर ये आप समझिए कि इस बार आपको b समुच्चय की जगह वापस a दे दिया, कि इस तरफ भी a समुच्चय है और सामने जो आएगा वहाँ पर भी क्या है, a है, कि a से a में, ठीक है, a से a में। इसका मतलब अब जो क्रमित युग्म बनेगा वो a क्रॉस a के लिए ही बनेंगे, a क्रॉस a के लिए। ठीक है, पहले तो b होता था तो a क्रॉस b बोल देते थे, अब a से a में तो a क्रॉस a, तो a क्रॉस a का उप समुच्चय आने वाला है, a क्रॉस a का उप समुच्चय। अच्छा, जिसके साथ से लगा हुआ है यहाँ से x बिलोंग करेगा, जिसके साथ में लगा हुआ है यहाँ से y बिलोंग करेगा। तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि x और y दोनों के मान आपको इस बार a में से लेने हैं, x का मान भी a में से और y का मान भी a में से। ठीक है, ये पिछले एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बता ही दिया था। अब अपने को यहाँ से बात करनी है इस क्रमित युग्म की, कि अपने को क्रमित युग्म बनाने हैं। नियम इस बार ये दिया हुआ है, पिछली बार वर्ग वाला नियम था, इस बार वर्ग वाला नियम नहीं है, इस बार नियम है y बराबर x + 1। ठीक है, y बराबर x + 1। तो स्टार्टिंग करनी है यहाँ से स्टार्ट करते हुए y तक जाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि माना x बराबर 1, मैंने x बराबर 1 ले लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 1 बिलोंग करता है a में, x बराबर 1 ले लिया, 1 बिलोंग करता है a में। अब यहाँ से देखिए y क्या आएगा, x + 1 मतलब 1 + 1, तो y क्या आएगा 2। क्या 2, अब देखो
y बिलोंग करना चाहिए a में, y बिलोंग करना चाहिए a में। तो क्या y का मान a में बिलोंग करता है? तो बिल्कुल करता है कि y का मान 2 आया, 2 मुझे पता है ये रहा, तो बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, ये नंबर एक। अब मैंने ले लिया x का मान 2, क्योंकि इसने बोला है कि x बिलोंग्स टू a, कि x का मान कुछ भी हो सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरफ a है और सामने की तरफ भी a आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये वाले मान x के, यही वाले मान किसके? y के। बस अपने को तीर आरेख बनाना है किस तरीके से। तो मैंने x का मान अब ले लिया 2, x का मान 2 ले लिया। अब x का मान 2 ले लिया तो इसके संगत y मान क्या आएगा? y का x प्लस में 1, मतलब 2 प्लस में 1, तो y बराबर आया 3। क्या 3 बिलोंग करता है a में? 3 बिल्कुल बिलोंग करता है a में। ठीक है, ये लिखना है साथ में, बिलोंग्स टू या बिलोंग नहीं करता, जो भी साथ। फिर मैंने नंबर 3 पे x का मान लिया मैंने 3। ठीक है, x का मान 3 ले लिया। ठीक है, x का मान, ये सारे x के मान है, इसके संगत अपने को y बस देखना है कि क्या क्या आएगा। तो मैंने x का मान जैसे 3 ले लिया, तो इस बार y बराबर 3 प्लस में 1। ठीक है, x का मान 3 है तो 3 प्लस में 1, y का मान आ जाएगा 4। 4 भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे और आ जाओ कि x का मान ले लो 4, तो y का मान आएगा 5। ठीक है, शॉर्ट में लिख लें अभी अपने, बिलोंग करता है a में वो लिख लेना, ये भी बिलोंग करता है a में। फिर मैंने x का मान ले लिया 5। ठीक है, 4 हो गया, अब x का मान 5 ले लिया, तो y का मान आएगा 6। 6 भी बिलोंग करता है। ठीक है, और अब समझना, अब मैंने x का मान ले लिया 6, ये मैंने x का मान ले लिया 6, x का मान 6 लिखा, तो y का मान कितना आएगा? 6 प्लस में 1, 6 प्लस में 1 बराबर कितना आया? 7। ये 7 बिलोंग नहीं करता किसमें? a में। यहीं रुक जाएंगे, हालांकि आगे अवयव है भी नहीं। x के मान 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकते थे, तो मैंने x के मान सारे लेके लिखे कि x का मान 1 2 3 4 5 6, सारे x के मान लिख लिए। सबके संगत मैंने y निकालता रह गया मैं। ठीक है, सबके संगत मैंने y भी निकाल लिए। ठीक है, तो y के मान अब निकालने के बाद में अपने को तीर आरेख बनाना है। तो पहले में देखिए x का मान 1 था, y का मान 2 था, तो x का मान 1, इधर से x का मान 1, y का मान 2, तो 1 को 2 से मिला देंगे। फिर x का मान 2, तो y का मान 3, तो x का मान इधर से 2, इधर से y का मान 3, 2 को 3 से मिला देंगे। तो अगले अवयव से ज्वाइन करना है, साफ दिख रहा है, 3 के लिए 4 से ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा। 4 के लिए 5 आ जाएगा, 5 के लिए 6। ठीक है, और x का मान जब 6 था, x का मान जब 6 था, तो x का मान जब 6 था, तो y का मान कितना? 7। उसमें y है ही नहीं, खाली छोड़ देंगे। कि जो दोनों में बिलोंग नहीं करेगा ना, उसके लिए संबंध कोई बन ही नहीं पाएगा। तो 1 संबंधित हुआ 2 से, 2 संबंधित है 3 से, 3 4 से, 4 संबंधित 5 से, 5 संबंधित है 6 से। 6 का संबंध किसी से नहीं है। ठीक है, 6 का संबंध किसी से नहीं है। तो ये तो हुआ इसका तीर आरेख। ठीक है, हमने तीर आरेख बना लिया। अब अपने को इसका रोस्टर रूप लिखना है, तो इसका रोस्टर रूप देखिए क्या बनेगा। ठीक है, इसको अपने जोड़नी है इसकी, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपने को इसका रोस्टर रूप लिखना है, तो रोस्टर रूप r बराबर, तो रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो तीर आरेख के अंदर जो जो संबंध दिख रहे हैं अपने को, उन्हीं को लिखना है। जैसे 1 का 2 से लिखा है ना, तो 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 4, फिर 4, 5 और 5, 6, 4, 5। ठीक है, 4, 5 और 5, 6, ये आ गया अपने पास है रोस्टर रूप। और फिर अपने को इसका प्रांत, सह प्रांत और परिसर और बताना है। जैसे मान लो, तो प्रांत देखिए क्या होगा, r का प्रांत। तो क्रमित युग्म का जो पहला घटक है, ठीक है, पहला घटक वही लिखना है। तो पहला घटक 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये पहला घटक हो गया। और अब अपने को r का परिसर लिखना है, परिसर। तो परिसर के अंदर दूसरा घटक होता है, परिसर के अंदर दूसरा घटक, मतलब 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये दूसरा घटक हो गया। और सह प्रांत की बात करें, तो सह प्रांत मैंने बताया ही था कि जिस समुच्चय से किसी अन्य समुच्चय में, ठीक है, में वाला जो समुच्चय होता है, जो बाद वाला समुच्चय जो होता है, वो सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत इस बार ए होगा, या लिख लेंगे r का सह प्रांत।
तो सह प्रांत बराबर क्या है, ए है। ठीक है, सह प्रांत यहाँ पर क्या है, ए। तो ये सब बातें होगी अपने पास एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि संबंध समझ लिया हमने, एग्जाम्पल की सहायता से 2 एग्जाम्पल कर लिया अपनों ने संबंध के लिए, फिर उनके लिए प्रांत, सह प्रांत, परिसर को लिखा, तीर आरेख बनाया, उनका रोस्टर रूप बनाया, समुच्चय निर्माण रूप अपने को क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा था। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ बातें और अपने को यहाँ पर समझनी है। ठीक है, अपने उनको नोट्स के रूप में भी देख सकते हैं, मतलब अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पॉइंट के रूप में अपने इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 2 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जो प्रांत होता है, ठीक है, जो प्रांत होता है वो पहले समुच्चय का उपसमुच्चय, कि जिस समुच्चय से संबंध आपको बनाना है, मतलब जिसके साथ से लगा हुआ था, ठीक है, उसके लिए उसका समुच्चय होगा कि प्रांत जो है, ठीक है, प्रांत जो है जिस समुच्चय से संबंध अपने को बनाना है उस समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और परिसर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। परिसर के लिए पहले आपको बता दूँ कि परिसर, ठीक है, परिसर देखो ये परिसर है 2, 3, 4, 5 और 6। क्या ये 2, 3, 4, 5, 6 जो अपने को ए दिया हुआ है, मतलब जो कि सह प्रांत जिसको मैं बोल रहा हूँ सह प्रांत ए, ठीक है, जैसे ये सह प्रांत है ए, तो ध्यान देना कि जो परिसर है ना वो इस सह प्रांत का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान रखनी है कि परिसर जो है, परिसर सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। ये नोट के अंदर लिखना आपको अलग से, मतलब परिसर उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय बराबर भी हो सकता है, दोनों ही बातें। परिसर जो है वो उपसमुच्चय होगा या बराबर होगा किसके, सह प्रांत के। ये चीज अपने को समझनी है। ठीक है, कि परिसर बराबर भी हो सकता है और उसका उपसमुच्चय तो होना ही होना है सह प्रांत के लिए, कि ये अवयव जो है सारे के सारे ये सह प्रांत के अंदर हैं, तो परिसर सह प्रांत का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल, जैसे इसका 8वां एग्जाम्पल है, तो 8वें एग्जाम्पल के अंदर भी आपको एक वर्ग के रूप में दे रखा है कि एक्स वाई का एक वर्ग है। आपको डायग्राम दे रखा है 8वें क्वेश्चन का, आपको इन्होंने 8वें क्वेश्चन का एक डायग्राम दे रखा है। आपको उस डायग्राम के अकॉर्डिंग समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, रोस्टर रूप लिखना है, और फिर अपने को बताने हैं प्रांत और परिसर बताने हैं। ठीक है, तो 8वां एग्जाम्पल अब अपने इसका सॉल्व करेंगे। देखिए 8वां जो एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8वें एग्जाम्पल के अंदर आपको तीर आरेख सिर्फ दे रखा है, सिर्फ तीर आरेख दे रखा है, और इस तीर आरेख को देखकर इसने बोला कि P से Q में एक संबंध R को दर्शाया गया है। ये कोई संबंध है R, ठीक है, ये संबंध कोई R को दर्शा रहा है, किससे, P से Q में, इधर P और ये Q, P से Q में, P से Q में, तो P से Q में एक संबंध R को दर्शाया गया। इसके लिए अपने को एक तो समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, एक रोस्टर रूप लिखना है, और एक प्रांत परिसर सह प्रांत लिखना है। देखो अगर मैं बात करूं इसकी समुच्चय निर्माण रूप की, देखो यहाँ तक तो बेझिझक, ठीक है, डायरेक्ट लिखना ही लिखना है, ये तो आएगा ही आएगा कि संबंध R आएगा, एक क्रमित युग्म आ जाएगा, सिर्फ आपको नियम ढूंढना है। अब देखिए जैसे मैंने x लिखा पहले, y लिखा बाद में, तो इसका मतलब x जो है वो पहले समुच्चय में बिलोंग करेगा, y बाद में लिखा है तो बाद वाले से बिलोंग करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि x तो है बिलोंग करेगा P में, और y बिलोंग करेगा किसमें, Q में। x और y के मान P तथा Q क्रमशः P तथा Q में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब आपको नियम ढूंढना है। देखो x के मान, ये सारे x के मान हैं, ये सारे के सारे मान x के हैं, और ये सारे के सारे मान किसके हैं, y के हैं। देखो किस तरीके से, x के अंदर सबसे पहले 9, सबसे पहले हमने 9 दिख रहा है अपने को, तो इस 9 के लिए देखो दो तरफ तीर जा रहे हैं, मतलब 9 से जो तीर जा रहा है वो एक तो जा रहा है 3 की तरफ और एक जा रहा है -3 की तरफ। ठीक है, 9 से 3 और -3 की तरफ तीर जाता है, 9 से तीर जा रहा है 3 की तरफ और एक -3 की तरफ। ये है x और ये क्या चीज़ है, y है। ऐसा ही तो है ना, इधर x है और इधर y है। अब आप खुद सोचो वहाँ पे नियम क्या है, वहाँ पे कौन सा नियम है कि मैं x और y के रूप में किस प्रकार का एक नियम बना सकता हूँ। और हालांकि साफ पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि y का स्क्वायर करके देख लो, y का स्क्वायर करोगे तो x आ जाएगा ना, y का जो वर्ग है, ठीक है, कि y का वर्ग ये कौन बनेगा, ये x बनेगा y का वर्ग। बाकियों के लिए भी देख लो आप चाहे तो, जैसे मैंने x का मान 4 लिया
तो 4 के लिए एक तीर जा रहा है 2 की तरफ और एक जा रहा है -2 की तरफ, कि इधर से 4 अगर अपने लेते हैं तो 2 और -2, कि ये x है और ये y है। और इसी तरीके से 25 के लिए अपने कर लेंगे, 25 के लिए भी यही बात है कि 5 और -5, कि ये y है बाद वाला और पहले वाला x है। तो x जो है वो है क्या, वो y का वर्ग है। तो यही अपने को नियम लिखना है कि x को मैं y लिख दिया तो मैं लिखूंगा कि x जो है वो y का वर्ग है, x y का वर्ग है, और x बिलोंग करेगा p में और y बिलोंग करेगा किस में, q में। तो ब्रैकेट बंद। तो ये अपने पास हुआ इसका समुच्चय निर्माण रूप। ये संबंध R का कौन सा रूप है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो फिर क्या कह रहा है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप तो बिल्कुल इजी सा है, सेकंड रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप के अंदर मैंने आपको बता ही रखा है कि तीर कहाँ तक गया, बस उन्हीं को लिखना है कोमा लगा के। ठीक है, तीर कहाँ तक गया कि 9 के लिए 3 और -3 मैंने उधर बना रखा है, जैसे 9 के लिए 3 और -3 है। तो रोस्टर रूप में देखो क्या आएगा, 9,3 और 9,-3 आ गया। ठीक है, फिर 4,2 और 4,-2, 4,2 और 4,-2, और फिर क्या आएगा 25,5 और 25,-5, 25,5 और 25,-5, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये रोस्टर रूप हुआ। और लास्ट अपना प्रांत, परिसर और सह प्रांत। आर का प्रांत, फिर परिसर और फिर सह प्रांत। तो क्या आएगा वो देखिए। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं सह प्रांत की। सह प्रांत होता है कि किस समुच्चय से किस समुच्चय में, वो जो में वाला जो समुच्चय वो सह प्रांत है। ये सह प्रांत है सारा का सारा, सह प्रांत है क्यू। ठीक है, प्रांत क्रमित युग्म के जो पहले घटक हैं, क्रमित युग्म के जो पहले घटक हैं वो अपने लिए प्रांत का काम करेंगे। तो पहला घटक है 9, 4 और 25, 9, 4, 25। और परिसर जो होता है वो दूसरा घटक होता है। तो दूसरे घटक में 3 भी है, -3 भी है, 2 है, -2 है, 5 है, -5 है। ये दूसरे घटक में सारे ही हैं, तो ये सारे अपने को लिखने पड़ेंगे। क्या क्या लिखेंगे अपने, 3 -3, 3 -3, 2 -2, ठीक है, 2 -2 और फिर 5 और -5। ये अपने पास क्या आ गया, परिसर आ गया। तो प्रांत निकाल लिया, परिसर निकाल लिया, सह प्रांत निकाल लिया। तो इस तरीके से अपने को ये संबंध बनाना है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँ, कौन सी, कि वो जो उप समुच्चय वाली अपनों ने जब संबंध की परिभाषा लिखी थी। ठीक है, संबंध की परिभाषा मैंने क्या लिखा था कि संबंध जो होता है वो क्रमित युग्मों का कार्तीय गुणा का उपसमुच्चय है। संबंध जो होता है वो कार्तीय गुणा का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय लिखा था ना, ए क्रॉस बी का, कि ए से बी में जो संबंध होगा, ए से बी में जो एक संबंध होगा वो ए क्रॉस बी का, ठीक है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। मतलब यहाँ पर अपने को संबंध दे रखा है पी से क्यू में, पी से क्यू में। तो संबंध जो है वो पी क्रॉस क्यू का उपसमुच्चय है, पी क्रॉस क्यू का। देखो पी में कितने अवयव हैं, 3 हैं। क्यू में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर अवयव हैं 3, यहाँ पर अवयव हैं 8। तो टोटल अवयव कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। ये जो 24 अवयव हैं ये पी क्रॉस क्यू में हैं। ठीक है, 24 जो है वो पी क्रॉस क्यू के कुल अवयव, पी क्रॉस क्यू के कुल अवयव, पी क्रॉस क्यू के कुल अवयव 24। की पी क्रॉस क्यू अगर आप लिखोगे तो उसमें 24 अवयव आएंगे। पी क्रॉस क्यू में कितने अवयव आएंगे, 24 अवयव आएंगे। लेकिन जो मैंने संबंध लिखा उस संबंध में क्या 24 अवयव हैं क्या, 24 पूरे तो नहीं है ना। देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर सिर्फ 6 ही अवयव आए, यहाँ पर कितने अवयव आए, 6। तो यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि जो कार्तीय गुणा का, ठीक है, कार्तीय गुणा का जो समुच्चय बनेगा उसमें तो 24 अवयव आएंगे, लेकिन जो संबंध बना उसमें 6 ही अवयव आए। तो छोटा हो गया ना इससे, कि अवयव तो आने तो यहीं से ही हैं, यहाँ से ही आएंगे अवयव, लेकिन उसमें से सारे नहीं आएंगे। हो सकता है सारे भी आ जाएं, लेकिन कम रहेंगे। ठीक है, तो अपने को ये चीज़ समझनी है परिभाषा कि जो मैंने आपको बताई थी कि जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इसका मतलब ये जो आर है, ये जो आर है ये पी क्रॉस क्यू का उपसमुच्चय है। आर
P क्रॉस Q का उपसमुच्चय, क्योंकि P क्रॉस Q में तो 24 अवयव आएंगे, लेकिन संबंध के अंदर ये 24 में से सिर्फ 6 ही अवयव आ रहे हैं। संबंध में कितने अवयव आ रहे हैं? सिर्फ 6 अवयव। तो P क्रॉस Q का उपसमुच्चय कौन बन गया? यहाँ पर R बन गया। तो इस तरीके से अपने को संबंध की परिभाषा को अपने ऐसे भी समझ सकते हैं। और अब अपने इसके बाद में अपने को एक सूत्र जो कि पेज नंबर 41 पे दे रखा है कि संबंधों की कुल संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है, उस सूत्र को आपको याद रखना है और उसके बाद में अपने एग्जाम्पल करेंगे इसका 9वां। देखो ए समुच्चय, ठीक है, समुच्चय ए में कुल अवयव मैंने मान लिए m। समुच्चय ए में कुल अवयव मान लिए m। फिर मैंने लिखा कि समुच्चय बी में कुल अवयव मैंने मान लिए n। कि ए समुच्चय में, ठीक है, ए समुच्चय और ये बी समुच्चय, तो ए में तो है मान लो m अवयव, ठीक है, यहाँ पे अवयव आएंगे तो m अवयव, और बी में मान लिया मैंने कितने? n अवयव। और अब अपने को पता है कि अगर अपने a और b का कार्तीय गुणा कर दें, ठीक है, a और b का, तो यहाँ मैं लिखूंगा a क्रॉस b में कुल अवयव, तो m इंटू n। कल किया था ये लास्ट जो वीडियो थी उसमें कि a क्रॉस b में जो कुल अवयव होंगे वो m इंटू n के बराबर, कि इन दोनों का गुणा कर दोगे तो टोटल अवयव आ जाएंगे। कि इधर 2 है अवयव, उधर 3 अवयव हैं, तो 2 3 6। तो a और b का जब कार्तीय गुणा करोगे तो उसमें कितने अवयव आएंगे? 6 अवयव आएंगे। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो a में कुल अवयव है m, b में कुल अवयव है n, a क्रॉस b में कुल अवयव कितने हैं? m इंटू n है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b से बनने वाले सभी उपसमुच्चयों की संख्या, और ये काम तुमने बहुत ही पहले कर लिया था कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है जब अपनों घात समुच्चय किया था, अगर आपको ध्यान हो, घात समुच्चय जब अपनों ने किया था तो वहां पर घात समुच्चय के लिए, ठीक है, अब इससे अलग है कि घात समुच्चय के लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपको 2 की पावर n। घात समुच्चय के लिए एक सूत्र अपना पड़ा हुआ है 2 की पावर n। ये 2 की पावर n क्या था? ये था कि a के, ठीक है, a के लिए जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं उन सब की संख्या, कि a समुच्चय को लेकर कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर n बनाए जा सकते हैं। और n क्या चीज़ थी? n था कि a में अवयव कितने हैं? 3। कि जैसे मान लो कि a में 1, 2, 3, ये 3 अवयव हैं, ठीक है, तो इसका जो घात समुच्चय बनेगा उसमें 2 की पावर 3 मतलब 8। टोटल कितने अवयव आएंगे? 8 अवयव आएंगे। तो ये हमारा सूत्र पड़ा हुआ है। किसका सूत्र है ये? कुल उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ये सूत्र है कुल उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, 2 की पावर n। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? a क्रॉस b से बनने वाले सभी उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये बनेगी 2 की पावर m इंटू n। तो ये सूत्र आपको याद रखना है कि a क्रॉस b से बनने वाले सभी संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर mn। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना यहाँ पर, एक चीज़ और, कि a से, ठीक है, a से जो मेन सूत्र अपने को पढ़ना है, a से b में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या, a से b में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या। तो मैंने बोला था कि संबंध जो है वो उपसमुच्चय तो होता है। संबंध जो होता है वो क्या होता है? वो कार्तीय गुणा का उपसमुच्चय होता है। तो उपसमुच्चय कितने हैं? 2 की पावर mn। तो a से b में बनने वाले संबंध कितने बनेंगे? तो जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध बन जाएंगे। ध्यान देना, जितने उपसमुच्चय बनेंगे ना उतने ही संबंध बनेंगे। तो संबंधों की कुल संख्या का सूत्र नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला सूत्र संबंध के लिए है, तो इसलिए अपने को याद रखना है कुल संबंधों की संख्या। सारे के सारे संबंध आ गए इसमें, सारे संबंध, जितने भी संबंध बन सकते हैं वो सारे के सारे संबंध यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर बीच में कई बार पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, वो सूत्र लिख लीजिए कि a से, ठीक है, इसी के नीचे आएगा ये, a से b में बनने वाले सभी अरिक्त,
ठीक है, ये शब्द जोड़ देते हैं, अरिक्त संबंधों की संख्या। ए से बी में बनने वाले सभी अरिक्त संबंधों की संख्या। अब ये अरिक्त का मतलब क्या है? अपने वैसे तो बताइए कि अरिक्त का मतलब जो खाली ना हो। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें क्या फिर कोई खाली संबंध भी आएगा क्या? कोई ऐसा संबंध भी आ सकता है क्या जो खाली रह जाए? खाली रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि देखो अपनों ने ए क्रॉस बी से बनने वाले सभी उप समुच्चय लिखे हैं, ठीक है। तो उप समुच्चय के अंदर तो रिक्त समुच्चय भी आ जाता है। उप समुच्चय में रिक्त समुच्चय आता है कि नहीं आता? कि जब मैंने भी आपको एग्जाम्पल लिया था कि ए में अवयव हैं 1, 2, 3। अगर मैं इसके उप समुच्चय लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक तो अनुचित उप समुच्चय लिखता हूँ, ठीक है, रिक्त समुच्चय, ठीक है, एक फिर ए, इस तरीके से मतलब टोटल 8 बनते हैं। तो उसमें क्या है कि एक रिक्त भी तो आ ही रहा है, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि जब अपने उप समुच्चय लिखने बैठते हैं, जब अपने उप समुच्चय लिखते हैं तो उन उप समुच्चयों के अंदर अपने रिक्त को भी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं ना रिक्त को। लेकिन अब इसने बोला क्या है, अरिक्त संबंध कितने हैं, मतलब रिक्त को हटाना है। रिक्त को क्या करना है? हटाना है। तो एक रिक्त होता है, एक रिक्त होता है ना, उस एक रिक्त को हटाएंगे कि यहाँ पर टोटल 8 आएंगे। यहाँ पर टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ये 8 में एक रिक्त भी है, एक खाली वाला भी है। तो इस खाली को अगर अपने हटा देंगे तो पीछे 7 ही रह जाएंगे ना। तो सूत्र देखो क्या बनेगा, सूत्र बनेगा 2 की पावर m इंटू n माइनस 1। अब मैं इस सूत्र के ऊपर एक एग्जाम्पल आपको बता दूँ, ठीक है, ताकि सूत्र को आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। कि मान लो ए में अवयव हैं 2, ठीक है, बी में अवयव हैं 3। तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी में अवयव, ए क्रॉस बी में अवयव आएंगे 2 इंटू 3, मतलब कितने? 6। तो फिर मैं लिखूंगा कि ए से बी में, ठीक है, ए से बी में बनने वाले कुल संबंध, ए से बी में बनने वाले कुल संबंध तो 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 हम जानते हैं कितना होता है, 64। कि ए से बी में बनने वाले फिर कुल संबंध कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6, 64 के बराबर। अब इन 64 में एक रिक्त भी है। तो अगर कोई अपने से ये पूछे कि ए से बी में बनने वाले कुल अरिक्त, ठीक है, लेकिन अरिक्त, ठीक है, कुल अरिक्त जो संबंध है, कुल अरिक्त संबंधों की संख्या, तो ये बनेगी 64 माइनस 1 बराबर कितना? 63। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने संबंधों की संख्या ज्ञात करने का। और अब अपने इसके ऊपर 9वां जो एग्जाम्पल है, तो 9वें एग्जाम्पल के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि 9वें एग्जाम्पल के अंदर जो ए समुच्चय है उसमें अवयव हैं 2 अवयव। ए में अवयव हैं 1,2 और बी में हैं 3,4। इसने बोला ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या। तो ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? अब ऊपर भी 2 अवयव है, नीचे भी 2, मतलब ए में 2 अवयव हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर अपने कर देते हैं चेंजिंग, ए में 2 अवयव हैं, सही है, बी में 3 नहीं है, बी में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी में कुल अवयव 2 इंटू 2 मतलब कितने? 4। तो ए से बी में बनने वाले कुल संबंध 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 अपने जानते हैं कितना? 16। तो ये आंसर आ जाएगा। और अगर ये पूछता कि अरिक्त कितने बनेंगे, ठीक है, इसने वैसे अरिक्त का पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ लेता कि ए से बी में बनने वाले अरिक्त, तो अरिक्त आ जाएंगे 16 माइनस 1 कितने? 15, मतलब खाली को हटाना है। और अब उसके बाद में लास्ट एक टिप्पणी रहेगी इसकी, वो टिप्पणी देखिए क्या है। इसने बोला है कि ए से ए में जो संबंध होता है उसे ए पर संबंध भी कहते हैं। बस ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, सातवां एग्जाम्पल जब मैंने आपको करवाया था, तो उस एग्जाम्पल के अंदर देखो, आपने देखा होगा कि इस तरफ भी ए था और सामने की तरफ भी ए था, दोनों बराबर थे। तो जब दोनों बराबर होते हैं ना, तो उसको ऐसे 2 बार नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना कि ए से ए में। जब दोनों बराबर ही हैं तो उसको डायरेक्ट लिखो ए पर एक संबंध, ठीक है। टिप्पणी की जो लास्ट टिप्पणी है उसके अंदर सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरफ भी ए है और सामने भी ए है, कि दोनों तरफ अगर ए आ जाए तो इसको बोलेंगे कि यहाँ पर अगर जो भी संबंध बनेगा, मान लो ए से बी में कोई एक संबंध निकाल रहे हो आप, ए से बी में कोई एक संबंध निकाल रहे हो, तो वो जो संबंध होगा उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ए से ए में,
ठीक है, उसको ऐसे नहीं बोलना कि ए से ए में एक संबंध है, कि इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो इसको अपने बोलेंगे कि यह जो संबंध है, ठीक है, यह संबंध, ठीक है, जो भी संबंध होगा एक्स वाई जेड, जो भी संबंध होगा कि इधर एक्स है और इधर वाई है, कि एक्स का वाई के साथ जो संबंध होगा, यह संबंध जो है, ठीक है, वो ए पर संबंध बोला जाएगा। अगर ये कोई संबंध है तो ये संबंध क्या बोला जाएगा, ए पर, सिर्फ इस पर को समझना है कि इसको बोलेंगे कि यह संबंध किस पर है, ए पर है। अपने ऐसे नहीं बोलेंगे कि ए से ए में। अभी आगे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, उनमें सब में अगर इधर वाला समुच्चय और इधर वाला समुच्चय अगर बराबर है ना, तो आपको वो 2 बार नहीं बोलेगा ऐसे कि ए से ए में, या एन से एन में, या पी से पी में, ठीक है, ऐसे 2 बार नहीं बोलेगा, वो सीधा पर लगा के बोलेगा। वो बोल देगा कि ए पर एक संबंध याद करो, तो आप समझ जाना कि इधर भी ए है और उधर भी ए। उसने बोल दिया कि पी पर एक संबंध है, तो इस तरफ भी पी और उस तरफ भी पी। बी पर एक संबंध है, तो इधर भी बी और उधर भी क्या होगा, बी होगा। तो ये एग्जाम्पल हैं जो अपनों ने आज कवर किए। आज अपने इतना ही काम इसके अंदर करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल वापस एक बार करके देखना, ठीक है, उनको खुद एक बार बिना देखे इनको लिख के देखना, लिखने का तरीका देखना, और उसके बाद में एक्सरसाइज में से अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हालांकि शुरू के जो 6 क्वेश्चन हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अगर अब आपको दिक्कत आएगी, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अपनी इस प्रॉब्लम को आपके जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।